चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड आबकारी आरक्षक या और कोई भी आप व्यापम का एग्जाम या और कोई भी एग्जाम आप जो भी दोगे तो वहां पर ये बहुत काम का सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया तो सारा चीज समझ में आएगा, है ना। तो ध्यान कीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी जितना स्ट्रांग आप समझेंगे, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी जितने अच्छे से समझा हुआ रहेगा उतने अच्छे से ही आपको छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी भी बिल्कुल तुरंत के तुरंत आपको क्लियर होते जाएगा। ये चलो तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, बताइए। फटाफट बताइए इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट का ए आंसर। ठीक है, सबको बिल्कुल क्लियर है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये है इंडिया का मैप। द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड मैप। इस तरफ आपका ये है वर्ल्ड एंड सेकंड वन इज इंडिया। तो वर्ल्ड को जो है हम लोग काल्पनिक रूप से, ठीक है, इमेजिनरी फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं। ये होता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। काल्पनिक है ना, किसी के द्वारा खींची हुई नहीं है, बस हम लोग हमारे इमेजिनेशन के लिए किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए हम लोग क्या किए हैं, इसको दो भागों में बांटे हैं। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सेकंड वन इज सदर्न हेमिस्फेयर। ये अक्षांश ऐसे ही इसके ऊपर एक 1 डिग्री का अक्षांश, 2 डिग्री का अक्षांश, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, ऐसे करते करते यहां तक टोटल जाएगा हमारे पास 90 डिग्री तक अक्षांश जाते जाएंगे। 1 2 3 4 मतलब ऐसे पैरेलल लाइन रहेंगी, इसके पैरेलल 1 2 ऐसे करके इसको बोला जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न। और नीचे जो रहेगा ये भी यहाँ पर रहेगा 1 2 3 ऐसे ही लाइन, और यहां तक 90। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। ये हमारे पास अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल अगर बांटते हैं तो। ठीक ऐसे ही इसको बांटा गया है आपका वर्टिकल, उत्तरी गोलार्ध से नॉर्थ पोल से लेके दक्षिणी गोलार्ध तक वर्टिकल लाइंस में इसको बांटा गया है ऐसे। तो इसमें भी है इधर 1 2। तो इधर वाला पार्ट हो जाएगा आपका ईस्टर्न, ये पूरा का पार्ट हो गया ईस्टर्न, और इस लाइन के इधर का पार्ट हो गया वेस्टर्न। इस लाइन के ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। इस लाइन को अगर हम लोगों ने वर्टिकल काटा तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया का जो लोकेशन है वो लगभग है यहाँ पर। इंडिया का लोकेशन है वो लगभग है यहाँ पर। इसी इंडिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट पे क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। येलो कलर विजिबल है, बताइए। येलो कलर दिख रहा है, बताइए। येलो कलर दिख रहा है ना।
चलो ग्रीन कलर आपको दिखेगा, दिख तो रहा है। चलो ठीक है, तो ग्रीन पे आ जाते हैं हम लोग। ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर की जो लाइन जो रहती है वो होता है उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे की लाइन होती है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लोकेशन बताता है, इससे टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर पड़ता है और कितना गर्मी है कितना ठंडा है वो डिसाइड होता है। तो ये सबसे ज्यादा गर्म वाला एरिया, ये सबसे ज्यादा ठंडा वाला एरिया। और वैसे ही हम लोग इसको कैसे बांटते हैं, वर्टिकल, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। और ये लाइन जाती है इंग्लैंड से, इसको बोला जाता है ग्रीनविच टाइम, 0 डिग्री। इसके इधर का भाग पूर्वी गोलार्ध, इसके इधर का भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो है यहाँ पर, इस 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाकर क्या है इंडिया का लोकेशन। तो ये हम ले आते हैं इंडिया का लोकेशन। तो यहाँ पर इंडिया की एक भूमि यहाँ पर है, इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है, इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है, और इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये यहाँ पर है। ये 4 लोकेशन। बताइए इस मैप पे तो ये दिख रहा है ना, ये इस पे रेड चलेगा। ठीक, तो इसके नीचे से जाती है हमारे पास ये भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा कहाँ जा रही है, इंडिया के इस नीचे वाले पार्ट से। और यहाँ पर इंडिया का जो आपका ये अंडमान निकोबार है, और इसका जो सबसे ग्रेट निकोबार, सबसे दक्षिणी जो है ग्रेट निकोबार, वहां से भारत का विस्तार चालू हो जाता है। ये है आपका लगभग 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन हमको क्या पूछा गया है, मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि का विस्तार हमारे पास कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये कितना होता है आपके पास, 37 डिग्री एंड 6 मिनट। लेकिन इसको क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ, और इसको भी क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ, क्योंकि ये दोनों कहाँ के ऊपर है, इसके ऊपर है, इसीलिए इन दोनों को लिखा जाएगा नॉर्थ। तो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये हमारा राइट आंसर है। और अगर इसका ईस्टर्न और वेस्टर्न बोलता है, तो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये, और ईस्टर्न पार्ट है आपका ये आपका 68 डिग्री ईस्ट, और वो आपका 97 डिग्री ईस्ट। इतने के बीच इंडिया लोकेटेड है, प्रॉपर पूरा ईस्ट, पूरा वेस्ट, पूरा नॉर्थ, पूरा साउथ। और जब भी आप छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ का लोकेशन आपको आएगा यहाँ पर। तो एक ये और एक ये, तो छत्तीसगढ़ का भी आप क्या पढ़ते हो, तो ये नॉर्थ पढ़ोगे, ये नॉर्थ पढ़ोगे 17 डिग्री वाला और 24 डिग्री वाला। और ईस्टर्न और वेस्टर्न पढ़ोगे तो ये 80 डिग्री और आपका 84 डिग्री। क्योंकि छत्तीसगढ़ इंडिया का पार्ट है तो इसीलिए वो उसके अंदर ही ऐसा शामिल हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? Which one of these latitude line separates अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? बताइए आंसर, फटाफट बताइए। डिकेश्वरी, गिरीश, अंजू, अमित, दिलीप, रिज, बॉबी, कृष्णा, फटाफट बताइए। इज इट बी? बी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? बी 10 डिग्री। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 10 डिग्री, तो ठीक है 10 डिग्री हम मान लेते हैं, पर इसके साथ साथ हम लोग कुछ और चीज़ों को पढ़ लेते हैं और नॉलेज इसमें गेन कर लेते हैं हम लोग। जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर इंडिया का जो मैप है उसमें ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लोकेशन इधर आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय,
उनके बीच का लोकेशन, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मैं ऊपर में बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूँ मैं। ये आपका लक्षद्वीप, ये दिख रहा है कलर, ओके। लक्षद्वीप के नीचे आपका मिनिकॉय, और उसके नीचे यहाँ पर क्या है आपका मालदीव। ये इसके नीचे है ना, ध्यान कीजिएगा, इसके नीचे है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ भले ही मैं। और एक यहाँ पर है आपका ग्रेट निकोबार, और उसके नीचे है आपका सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है सुमात्रा। तो वहां से लेकर ग्रेट निकोबार के बीच है यहाँ पर आपका 6 डिग्री, ठीक है, समुद्र ही है, पर वो जो अक्षांश जो गुजरा है उसका जो लोकेशन है वो है 6 डिग्री। फिर इस तरफ आ जाओ, मालदीव जो एक दूसरा देश है, उसके और मिनिकॉय द्वीप समूह के बीच का जो लोकेशन है ये है आपका 8 डिग्री। यही इसके पैरेलल होगा, है ना, इंडिया के इसी लाइन के पैरेलल होगा ये। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच का जो समुद्र है वहां से गुजरा है जो अक्षांश, उसका डिग्री है 9 डिग्री। तो ये नेचुरल लाइंस है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया है, 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो 8 डिग्री चैनल, समुद्र के बीच में दो जो लैंड बॉडी है उसके बीच में जो समुद्री का जो पार्ट है बहुत सकरा है, तो उसको बोला जाता है चैनल। तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को सेपरेट करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय जो इंडिया का पार्ट है और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। जबकि 6 डिग्री कहाँ से था, पहले से था। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट अभी जो मैंने बताया था, वहां से आपका दूसरा देश सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है, उनके बीच का डिस्टेंस ये है, मतलब अलग करता है। और यहां पर अगर आप आओगे तो यहां पर आपका एक कोको द्वीप समूह, ध्यान कीजिएगा, एक है कोको द्वीप समूह, फिर यहां पर आपका अंडमान के 3 और एक 4, और फिर यहां पर है आपका 10 डिग्री चैनल, फिर है यहां पर आपका 10 डिग्री चैनल, और इसके नीचे है आपका, ये आपका पूरा का पूरा अंडमान, और ये आपका पूरा का पूरा निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार, और दूसरा आपका ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अंडमान द्वीप समूह और आपका निकोबार द्वीप समूह को कौन सेपरेट कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। ध्यान दीजिएगा 6 डिग्री यहां पर सबसे नीचे, इंडिया का जो मेन जो बॉडी के अलावा जो इंडिया का जो द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया से अलग हो रहा है 6 डिग्री चैनल से। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री। वापस यहां आते हैं तो अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा है, 10 डिग्री। लेकिन इस अंडमान का जो द्वीप समूह है वो, और उसके ऊपर ये म्यांमार का कोको द्वीप समूह है, इसके बीच का जो समुद्री लाइन है इसको बोला गया है कोको चैनल, इसको बोला गया है कोको चैनल। और फिर आप यहां पर आ जाओ तो ये होता है आपका नॉर्दर्न अंडमान, फिर ये होता है आपका मिडिल अंडमान, फिर ये होता है आपका सदर्न अंडमान, और फिर ये होता है आपका लिटिल अंडमान, लघु अंडमान। तो सदर्न अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच यहां पर है आपका डंकन पास। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं आपको सारा का सारा यहाँ पर जितने भी द्वीप समूह हैं वो और उनके बीच कौन कौन सा समुद्री लाइन है उसको मैं बता दे रहा हूं मैं। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, यहाँ पर जो लाइन से है, सबसे ऊपर कोको द्वीप, उसके नीचे अंडमान, उसके नीचे निकोबार, और निकोबार के नीचे आपका सुमात्रा। तो इस एरिया को ध्यान दो, यहाँ तो दो याद कर सकते हो आप, 8 डिग्री और 9 डिग्री, बस 8 डिग्री और 9 डिग्री। यहाँ पर है 6, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, कोको द्वीप समूह जो म्यांमार के अंडर में है उसके और अंडमान के बीच आपका 10 कोको चैनल। और अंडमान को वापस अब 4 भागों में बांटो, 10 डिग्री आपको पता है, उसके ऊपर 4 भागों में बांटो, उसके नीचे 2 भागों में बांटो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो ये लोकेशन पूछता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाने के लिए। तो सदर्न अंडमान के जस्ट नीचे जो लिटिल अंडमान है, उन दोनों के बीच का जो पानी का जो रेखा है उसको बोला गया है डंकन पास। और इसके नीचे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री के नीचे कार निकोबार, कार निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार।
तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा पड़ेगा आपका ग्रेट निकोबार, वृहद निकोबार द्वीप समूह में, जो आप पढ़ते हो इंदिरा पॉइंट। 4 डिग्री जो पढ़ते हो ना आप, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट जो पढ़ते हो, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। देखो बफरिंग कैसे करेंगे इसको। आया समझ में, बताइए। तो 8 डिग्री 9 डिग्री इधर, सबसे नीचे 6 डिग्री यहां से स्टार्ट करना, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में आपका 6 डिग्री। यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री। हमारा जो क्वेश्चन था अंडमान निकोबार को पृथक करने वाला, तो वो है आपका 10 डिग्री। लेकिन यहाँ पर मैं साथ साथ में बता दे रहा हूँ, एक 10 डिग्री यहाँ, 6 डिग्री यहाँ, और आपका कोको चैनल यहाँ, और इन सब के बीच में एक और कौन सा है, डंकन पास। तो जब भी आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कूट में, तब आपको फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो पूरी जानकारी रखना पड़ेगा। इसको आप जरूर बना लीजिएगा, मैंने जो बोला है उसको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। रेड क्लिफ लाइन कौन सी है? व्हाट इज द रेड क्लिफ लाइन? फटाफट बताइए, चलिए। विच वन इज रेड क्लिफ लाइन? इट इज बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। वेरी गुड सतीश, युवराज, तुरंत आपने आंसर दिया है बी बी। तो रेड क्लिफ महोदय माउंटबेटन के आमंत्रण पर आए थे और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया था। और उस समय चूंकि एक पार्ट बना हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान और एक पार्ट बना हमारा वेस्टर्न पाकिस्तान, तो हम जो मानते हैं रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, उसका मतलब वेस्टर्न साइड उनके बीच ही मानते हैं। लेकिन भारत और बांग्लादेश है, उसके बीच की भी जो सीमा रेखा है वो भी कौन सी है, आपका रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि बांग्लादेश पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। तो उन दोनों के बीच की सीमा रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन, उसका भी ध्यान कीजिएगा। 1914 में मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था सर मैकमोहन के द्वारा, और उसी चीज को चाइना अभी नहीं मानता है। वो बोलता है कि इसके बारे में जो डिसीजन लिया वो तिब्बत के प्रतिनिधियों ने लिया, और चूंकि तिब्बत कभी भी एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, तो वो लोग इसके बारे में ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी एक ट्रीटी या संधि नहीं कर सकते हैं, उनका ये मानना है चाइना वालों का। इसलिए वो बोलता है कि जो तिब्बत जो है, तिब्बत ने जो कुछ भी किया उस समय वो गलत था, और इसीलिए जो इंडिया के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी तिब्बत का पार्ट था, तो वो हमारा पार्ट है। और चाइना वाले हमेशा ऐसा करते रहेंगे इंडिया को परेशान करने के लिए। तो मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके। और एक था डूरंड लाइन, जो डूरंड लाइन किसी समय में बना था आपका जब अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। तो अफगानिस्तान को जब भारत से अलग किया गया तो भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो लाइन था उसी को बोला जाता था डूरंड लाइन। लेकिन 1947 में फिर क्या बन गया, आपका पाकिस्तान। तो वो जो डूरंड लाइन है वो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट जो है जहां पर इंडिया अफगानिस्तान को टच करता है, वो भी क्या है, आपका डूरंड लाइन। लेकिन वो आज की डेट में किसके कंट्रोल में चला गया है, पाकिस्तान के। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया में वो डूरंड लाइन है। किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, बताइए चलिए फटाफट इसको। असम, नागालैंड, अरुणाचल एंड मिजोरम। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल एंड मिजोरम। विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ म्यांमार? नॉर्थ ईस्ट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि पता है कि वहां पर बच्चों को कंफ्यूजन आता है। इट इज ए असम। जितने भी स्टेट देखिए वहां पर बने हैं, सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी के सभी कहां से बने हैं, असम को पार्ट करके। असम से सबसे पहले नागालैंड अलग हुआ था, वैसे ही कभी जाकर अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ, मिजोरम अलग हुए हैं, ये सब 1987 के हैं, ये दोनों नागालैंड 1963 में हुआ। तो वो जो पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड का जो बाउंड्री है, ईस्टर्न साइड का जो बाउंड्री है, ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड का जो बाउंड्री है, ये एरिया असम था। इसी से टूट के यहाँ पर आपका अरुणाचल बना, इसी से टूट के आपका नागालैंड बना, इसी से टूट के आपका मिजोरम बना, ठीक। और इसी से टूट के आपका क्या बना है, इस तरफ मेघालय बना, ठीक, बीच का बांग्लादेश। तो अरुणाचल,
नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम ये, और इस तरफ जो बच गया वो कौन सा है आपका त्रिपुरा। लेकिन ये किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। इधर म्यांमार पूरा और इधर क्या है आपका चीन। तो असम बांग्लादेश को तो स्पर्श कर रहा है, लेकिन असम के इस साइड से 4 अलग अलग राज्यों का निर्माण हो गया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो म्यांमार की बाउंड्री को ये लोग टच करते हैं, त्रिपुरा नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट है जो म्यांमार की बाउंड्री को टच करते हैं। असम म्यांमार की बाउंड्री को टच नहीं करता। जब इन स्टेट्स का निर्माण नहीं हुआ था तब असम बिल्कुल डेफिनेटली म्यांमार की बाउंड्री को टच करता था। चलो, इंडिया कॉन्टिनेंट, भारत का जो प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा था। आप लोगों ने थ्योरी सुना होगा कि दुनिया भर के जो महाद्वीप थे आपस में क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। ठीक है, दुनिया भर के जो आपके जो महाद्वीप है वो क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे। तो ये उसी के बारे में क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग शामिल था? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ऑल ऑफ दिस। बताइए, फटाफट बताइए इसके आंसर। जो गोंडवाना लैंड की जो बात की जा रही है उसमें कौन सा पार्ट उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा था? कृष्णा ने आंसर दिया है बहुत जल्दी, अफ्रीका। बताइए, फटाफट बताइए। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ऑल ऑफ दिस। सुप्रिया का आंसर आया है डी, अमित का आंसर आया है बी, सुप्रिया ने अगेन भेजा है डी। और भी बच्चे बताइए, तुरंत बताइए। इसमें बहुत सारी चीजें आपके काम की रहेंगी, ध्यान दीजिएगा। किसी जमाने में आज से 225 मिलियन ईयर्स अगो, दिख रहा है आपको ये 225 मिलियन ईयर्स अगो एक बड़ा सा महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। ध्यान दीजिएगा, है ना, 225 मिलियन ईयर अगो मतलब 22 करोड़ साल पहले पैंजिया नाम का एक महाद्वीप था। और ये एक महासागर था, सिंगल बॉडी लैंड, सिंगल बॉडी वाटर, पैंजिया एंड पैंथलासा। ये जो बाकी जो बचा है एरिया कौन सा है? पैंथलासा। और लगभग 15 करोड़ साल पहले ये 2 भागों में विभक्त हुआ। ऊपर का भाग को बोला गया है लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और दक्षिण के भाग को बोला गया है गोंडवाना लैंड। ऊपर का भाग अंगारा लैंड या लॉरेशिया और दक्षिण का भाग को क्या बोला गया है? गोंडवाना लैंड। ये अलग अलग समय पर पूरा का पूरा टूटते गया। फिर लगभग 100 मिलियन साल पहले, 100 मिलियन साल पहले ये जो गोंडवाना लैंड है, ये जो गोंडवाना लैंड है किन भागों में विभक्त हो गया? साउथ का पार्ट आपका देखेंगे तो लगभग आपका इक्वेटर के मिडिल और साउथ का पार्ट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। उत्तरी हिस्से से बना है एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। 3 बड़े महाद्वीप, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। दक्षिणी हिस्से से बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और ये हम लोग इंडिया बिल्कुल अलग से, ये है हम लोग कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले कैसे? बिल्कुल अलग से। फिर धीरे धीरे ये फ्लोट होते 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 जाके ये टकराएगा कहां पर? एशिया में। यहाँ पर इसको बोला जाएगा यूरोपियन प्लेट, इसको बोला जाएगा इंडियन प्लेट। इस इंडियन प्लेट के यहाँ पर जाके टकराने से यहाँ पर एक पहाड़ अस्तित्व में आएगा जो ऐसे टकराएगा, और उसके बाद ये पहाड़ क्या होगा? धीरे 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 ऐसे उठते जाएगा। इसी पहाड़ को आज हम जानते हैं हिमालय के नाम से। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ है पिछले लगभग 30 करोड़ साल में। 22.5 करोड़ साल पहले सिंगल एक कॉन्टिनेंट, सिंगल एक आपका वाटर बॉडी, पैंजिया, पैंथलासा। पैंजिया 2 भागों में टूटा, अंगारा लैंड या लॉरेशिया लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अगेन ये लॉरेशिया फिर 3 भागों में टूटा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड से बना साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका और भारत। और फिर बदलते वक्त के साथ आज की डेट में ये जो है इंडिया, ये इस तरफ ऊपर की तरफ गया, टकराया और फिर एशिया से जुड़ गया, और बाकी सब अपना अलग अलग जगह इन लोगों का स्थान मिल गया है इनको। तो हिमालयन रेंज बना हुआ है इसी से। इस थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं, है ना।
ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ठीक है, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो दिया था वेगनर महोदय ने। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, जो दिया था वेगनर महोदय ने, जिसमें उन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत समझाया था। चलो, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है, कारण धारवाड़ चट्टानें सबसे प्राचीन परतदार चट्टानें हैं। बताइए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, देखिए इसको समझिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, समझना आपको इंपॉर्टेंट है, बनाइए इसको। धारवाड़ रॉक्स लैक्स फॉसिल्स, उसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानें सबसे प्राचीन परतदार चट्टानें हैं। बताइए, बोथ आर करेक्ट। एक बच्चे ने आंसर दिया है सी, ए सही है पर आर गलत है। अमित कौशिक सी कह रहे हैं आप भी। चलिए देख लेते हैं हम इसका आंसर। इसको समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। ब्लू कलर विजिबल है, बताइए। ओके, रेड बताइए। नहीं, ठीक। चलिए, ये जो है प्राचीन परतदार चट्टानें, अर्थ की जो आयु है, अर्थ की जो एज है, अर्थ की जो एज है, जब से हमारा जो यहाँ पर जो ब्रह्मांड बना है, वहां से अगर इन लोग काउंट करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक होता है प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा। इसके जस्ट पहले आपका जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं वो, उसके बाद फिर आपका सूर्य बना, और उसके बाद फिर आपका पृथ्वी बना। तो ये लगभग आपका 5 अरब साल पहले से, 4.7 है, 5 अरब साल पहले से 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व, इसको बोला गया है प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्री कैम्ब्रियन एरा। इसके पहले आपका 14.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, इसके बाद वाला इधर, इधर आपका क्या क्या बना है, आपका सूर्य और आपका पृथ्वी और अन्य ग्रह इधर बन गए थे। प्री कैम्ब्रियन एरा माना जाता है 5 अरब से लगभग 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद आता है आपका पैलियोजोइक, पैलियोजोइक इरा। ये 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके लगभग आपका 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इस पैलियोजोइक के ऊपर आएगा आपका मीसोजोइक, मीसोजोइक, मीसोजोइक लगभग 4.5 करोड़ वर्ष, 24.5 से लगभग 6 करोड़, ये मीसोजोइक। इस मीसोजोइक के बाद आपका आएगा, इसके बाद वाला जो काल आएगा वो आएगा आपका 1 2 सीनोजोइक, सीनोजोइक आपका ये हो जाएगा आपका 6 करोड़ वर्ष पूर्व साल से आपका 20 लाख साल पहले। और इसके बाद आ जाएगा आपका नियोजोइक। तो ये एक आपका कालक्रम का निर्धारण किया जाता है पृथ्वी में, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और आपका नियोजोइक।
नियोजोइक में अगेन फिर दो, एक बोला जाता है आपका तृतीयक और दूसरे को बोला जाता है आपका चतुर्थक, क्वाटरनरी एंड टर्शरी। ये एक कालक्रम का निर्धारण है। तो इसी का ये जो प्री कैम्ब्रियन एरा है, प्री कैम्ब्रियन एरा, जब ये पृथ्वी सूर्य से अलग हुई और ठंडा होना स्टार्ट हुई, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा होना स्टार्ट हुई, तो जो मैग्मा और जो लावा है, मैग्मा और लावा क्या हुआ, धीरे धीरे जमना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जमना स्टार्ट हुआ। तो इस पैलियोजेइक एरा में, ठीक है, इस आपका प्री कैम्ब्रियन एरा में, आपका इस प्री कैम्ब्रियन एरा में सबसे पहला जो आया था वो चट्टान थी आपका कौन सा, आर्कियन चट्टान। ये ध्यान कीजिएगा, आर्कियन चट्टान। तो आप सोचिए कि आपका लावा ठंडा हो रहा है बहुत, पूरे पृथ्वी में क्या है आपका, जो पृथ्वी अलग हुआ था सन से, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा गर्म। तो क्या आपको लगता है उस समय कोई लाइफ एग्जिस्टेंस में रह सकता है, किसी का जीवन अस्तित्व में हो सकता है? आंसर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद आप बताइएगा। तो क्या उस गर्म वातावरण में जहां पर हजारों डिग्री टेम्परेचर रहा होगा, क्या कोई जीवन, मतलब एक सेल वाले भी, क्या कोई जीव आ गए होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आर्कियन का जो चट्टान बनी है उस समय कोई भी जीव नहीं रहे होंगे, है ना, ध्यान कीजिएगा, इस समय कोई भी जीव अस्तित्व में नहीं रहे होंगे जब आर्कियन चट्टाने ठंडी होकर आर्कियन चट्टाने बनी। आर्कियन चट्टान, ठीक है, आर्कियन चट्टान में ही आपको मेटल्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स मेटल्स सारे मिलेंगे, लेकिन वक्त के साथ आर्कियन चट्टानों में क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक है, धीरे धीरे उनमें टूट फूट होगा और वो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे जमीन के नीचे दबती जाएंगी, उसी को बोला गया है आर्कियन चट्टान। तो भारत में आपका कर्नाटक, ठीक है, छोटा नागपुर एरिया, बुंदेलखंड का पठार और अरावली, ये 3 रेंज में अभी भी ऊपर है। बाकी इंडिया में आर्कियन चट्टाने हैं, लेकिन कहाँ हैं, नीचे जा चुकी हैं। और एक हिमालय की जड़ों में मिलेगा आपको आर्कियन चट्टाने। इसके बाद का अगर आप देखेंगे तो आर्कियन चट्टानों के टूट फूट से, ठीक है, वो टूटी फूटी और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जमती गई। उनके जमने से, आर्कियन चट्टानों के टूट फूट और इनके निक्षेपण से दूसरे प्रकार की चट्टानें बनी, उनको क्या बोला गया है, धारवाड़ चट्टान। और फिर इस धारवाड़ चट्टान के निक्षेपण से, टूटने फूटने से क्या बनेगा आपका, कडप्पा चट्टान। और इस कडप्पा के टूटने फूटने से बनेगा आपका विंध्यन शैल समूह। ये 4 जो आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो, ये वही चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा कब बनी है, सब प्री कैम्ब्रियन एरा में बनी हुई है। तो यहाँ से धारवाड़, धारवाड़ से कडप्पा, कडप्पा से विंध्यन शैल समूह। तो चूंकि आर्कियन में आपका खनिज थे, लेकिन कहाँ चले गए, नीचे, लेकिन जीवन नहीं था, तो उन्हीं के अगर उसमें जीवन नहीं है तो क्या धारवाड़ चट्टानों में जीवन हो सकता है? बताइए, चीजों को समझ के बताइएगा, है ना, मैं समझाते चल रहा हूँ, जहां समझाने का है समझिएगा, बहुत काम आएगा ये। आर्कियन चट्टानों के टूट फूट और निक्षेपण से क्या बना है, धारवाड़। अब चूंकि आर्कियन का जो एज चला उस समय लाइफ नहीं था, तो क्या धारवाड़ के समय में लाइफ होगा? नहीं हो सकता। तो धारवाड़ चट्टाने में फॉसिल्स नहीं पाए जा सकते। कथन तो हो गया बिल्कुल आपका ओके। सेकंड है, धारवाड़ चट्टाने सबसे प्राचीन परतदार चट्टाने हैं और टूट फूट होने के बाद क्या हुआ, एक क्रम जमा, एक लेयर जमा, उसके बाद अगला लेयर जमा, फिर अगला लेयर जमा, फिर अगला लेयर जमा, इसीलिए इसको बोला जाता है परतदार चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स। और चूंकि सबसे पहली रॉक्स ये है आर्कियन इग्नियस रॉक्स, सबसे पुरानी है, प्राचीनतम है, इसके टूट फूट के बाद पहली जो चट्टान बनी वो परतदार थी, ये भी परतदार है, ये भी परतदार है नीचे, लेकिन सबसे प्राचीन परतदार कौन सा है, धारवाड़। तो ये भी ओके हो गया आपका, तो 1 भी ओके एंड 2 भी ओके, ठीक है, यस, सेडिमेंट्री रॉक सुप्रिया, वेरी गुड। तो 1 भी ओके और 2 भी ओके, तो 1 और 2 ओके तो हो गया है, लेकिन आपके पास फिर आपके पास क्या है, 2, तो ये 2 आंसर तो आपके हट गए। अब इन दोनों में बचा ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, दोनों सही, पर आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। अब बताइए आपका आंसर ए और बी, फटाफट बताइए। बी, वेरी गुड आर्या। देखिए बी के होगा, लैक ऑफ फॉसिल्स है, ये ओके, ये प्राचीन परतदार चट्टान है, 2 स्टेटमेंट है, दोनों सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट कैसी है, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे में जुड़ नहीं पा रहे, इसीलिए इसका आंसर होगा बी, दोनों सही
लेकिन दूसरा जो है पहले के कारण की व्याख्या नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस आपके पास इस फॉर्म में आएंगे। गोंडवाना रॉक्स आर फाउंड इन विच ऑफ दिस रीजन्स। गोंडवाना रॉक्स कहाँ कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना लैंड की चट्टानें नर्मदा घाटी, पूरे दक्षिण भारत, सोन घाटी और दामोदर घाटी। बताइए, फटाफट बताइए इसको। क्या पूरे दक्षिण भारत में पाई जाएंगी ये? तो पूरे दक्षिण भारत में तो ये नहीं पाई जाती है। तो जो आपका गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, ये आपका नर्मदा वैली, सोन वैली और कहाँ मिलेगी? आपका दामोदर वैली। इन जगह पर क्या पाया जाएगा? गोंडवाना लैंड होने के कारण कोयला। कोल का बेस रॉक जो है कौन सा है? आपका गोंडवाना। हिमालय का निर्माण किसके अभिसरण से हुआ है? द हिमालय वेयर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ विच प्लेट्स। क्या महासागर के टकराने से हुआ है? मतलब महासागरों के नीचे भी प्लेट्स होती है ना, अभी जो मैं प्लेट्स बता रहा था, तो महासागरों के नीचे भी प्लेट है और महाद्वीपों के नीचे भी प्लेट है। ठीक है, प्लेट के ऊपर उधर पानी है और इधर प्लेट के ऊपर क्या है? आपका लैंड है। तो जो महासागर के नीचे है वो आपका ओशियन प्लेट, जो महाद्वीप के नीचे है वो आपका महाद्वीपी प्लेट। बताइए, इसको बताइए। इज इट सी, बी, ए और डी? क्या कॉन्टिनेंट के टकराने से हिमालय बना है, कि कॉन्टिनेंट और आपका सागर के प्लेट टकराने से बना है, कि सागर और सागर की प्लेट टकराने से बना है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, याद करो। जब इंडियन प्लेट जाके किससे टकराई है? यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई है। इंडियन प्लेट जाके कहाँ टकराई है? आपका यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई है, तब जाकर क्या बना है? आपका हिमालय। ओके, वहां से बना है ये। क्लियर है ना? तो इंडियन प्लेट जब जाकर ऐसे, इंडियन प्लेट जाके जब आपका एशिया की प्लेट से ऐसे टकराई, तो इधर से भी फोर्स लगते गया और इधर से भी फोर्स लगते गया। क्योंकि ये लगातार दोनों तरफ से फोर्स आते गया, इसीलिए क्या हो गया? धीरे धीरे इस फोर्स के कारण क्या हुआ? धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हुआ और ये ऊपर उठते उठते आज की डेट में क्या बन गया है? आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। और अभी भी दोनों प्लेट आपस में क्या हो रही है? टकरा रही है। इसीलिए बोला जाता है कि हिमालय सीरीज का जो रेंज, हिमालय सीरीज का जो हाइट है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। हिमालय सीरीज का जो हाइट है वो क्या हो रहा है? लगातार आपका बढ़ते जा रहा है। चलो और 9वें नंबर के क्वेश्चन पे, लघु हिमालय स्थित है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच लघु हिमालय स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको मैं पूरा आंसर ही मैं बता दे रहा हूं मैं। ये आपका ट्रांस हिमालय, क्यों? चलो, लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है। तो हमारे पास यहाँ पर है एक आपका ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। ट्रांस या आपका तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय के बाद सेकंड जो हिमालय है इसको बोला जाता है महान हिमालय या बृहत हिमालय या आपका आंतरिक हिमालय, ये तीन। ठीक, ग्रेटर हिमालय। इसके बाद है आपका लघु हिमालय या आपका मध्य हिमालय, लेजर हिमालय या मिडिल हिमालय। और फोर्थ है आपका कौन सा? शिवालिक हिमालय। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ध्यान कर लीजिएगा। तिब्बत, ट्रांस, महान, लघु और आपका शिवालिक। आपका क्या क्वेश्चन पूछा है? लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय किसके किसके बीच स्थित है? महान हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। कहीं पर दिया है तो शिवालिक और महान हिमालय, ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ये सीक्वेंस ध्यान कीजिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? ये आपका जो हो गया उत्तर से दक्षिण का क्रम हो गया। अब जो हम लोग देख रहे हैं पूरब से पश्चिम का क्रम। अब हम लोग जो देख रहे हैं कौन सा है? वो पूरब से पश्चिम का क्रम। तो पूरब से पश्चिम के क्रम में कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? देखिए इसको,
सिंधु सतलज, इज इट सतलज काली, इज इट काली तीस्ता, और इज इट तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र? बताइए फटाफट। हिमालय में 4 हैं, है ना? हिमालय में अलग अलग एरिया को 4 हिमालय के नाम पर बांटा गया है। पांच नदियां हैं, एक का नाम सिंधु, दूसरे का नाम सतलज, तीसरे का नाम काली, चौथे का नाम तीस्ता, पांचवे का नाम ब्रह्मपुत्र। इतने के बीच हिमालय बसा हुआ है। क्योंकि ये पंजाब वाला एरिया है, इसी को बोला गया है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है, इसको बोला गया है आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, KH, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच जो क्षेत्र है उसको बोला गया है सिक्किम हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है उसको बोला गया है आपका असम हिमालय। तो 5 नदियां ध्यान कीजिएगा, 5 नदी, 3 तो बहुत बड़ी नदी है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीनों से आप परिचित हैं। तीस्ता भी जो सिक्किम गए होंगे वो जानते होंगे। और एक कौन सा बच गया? काली। तो सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच आपका कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच आपका सिक्किम हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा? आपका असम हिमालय। तो आंसर क्या है आपका? सतलज और काली, इनके बीच का जो रेंज है इसको बोला जाएगा आपका कुमायूं हिमालय। क्लियर है? बताइए फटाफट बताइए। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज द करेवा लैंडफॉर्म फाउंड? करेवा, करेवा बताइए। करेवा जमाव कहां पर स्थित है? तो जो करेवा जमाव है, करेवा जमाव है, ये कहां मिलेगा आपका? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय? तो इट इज कश्मीर हिमालय। पुराने समय में जो कश्मीर घाटी आज की, वहां पर लगभग 5000 स्क्वायर मील का एक बहुत बड़ा झील हुआ करता था। उसमें धीरे धीरे लाकर नदियों ने क्या किया? सेडिमेंट्स धीरे धीरे जमा करती गई, और झील का पानी धीरे धीरे क्या हुआ? बाहर चला गया। तो उस घाटी, वो जो घाटी बनी है वहां पर पहले क्या था? झील। और नदियां लाएंगी तो मिनरल्स के साथ लाएंगी, जो भी सेडिमेंट लाएंगी, तो बहुत उपजाऊ है, इसीलिए वहां पर होता है आपका केसर, बहुत जो फेमस है, जो इसलिए है वो। तो कश्मीर हिमालय और आपका काठमांडू, काठमांडू वैली भी वैसी है, उसको भी क्या बोला जाता है? करेवा भू आकृति। तो ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। जेलेपला दर्रा, जेलेपला पास। तो पास का मतलब वो एरिया जहां पर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को पार किया जाता है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को पार करने के लिए जो सबसे आसान रास्ता रहता है उसको हम बोलते हैं पास या दर्रा। तो ध्यान दीजिएगा, लद्दाख के क्षेत्र में, लद्दाख में आपका है खारदुंगला पास। ठीक है, लद्दाख के क्षेत्र में है आपका खारदुंगला पास, एक बहुत फेमस पास है वहां पर। बारलाचा दर्रा, बारलाचा पास। हिमाचल में अगर आप आओगे, ठीक है, जम्मू में अगर चले जाओगे, जम्मू कश्मीर में, तो आपका वहां पर है बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, 3 फेमस दर्रे वहां के। अगर आप हिमाचल में आओगे तो वहां मिलेगा आपको रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास मिलेगा। उत्तराखंड में आओगे और नीचे तो वहां आपको मिलेगा माना और नीति दर्रा, 2 दर्रे। ठीक है, जहां से आपका मानसरोवर जाने का रास्ता है। उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं, बिहार में कोई दर्रा नहीं। ठीक है, वो दोनों मैदानी क्षेत्र है, उधर पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। फिर आप आ जाओ सिक्किम, सिक्किम में है आपका नाथुला और जेलेपला। ठीक है, नाथुला और जेलेपला। और सबसे लास्ट में जो है आपका कौन से है? नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल में दिफू दर्रा, और मणिपुर में आपका तुजू दर्रा। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रा बार बार क्वेश्चन आता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्य रेंज? एक तरफ आप देख लो, उधर अरावली है, और इस तरफ क्या है आपका? विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो बताइए फटाफट उसको देख के, फटाफट उसको देखिए और बताइए कि आपको क्या सही आंसर लग रहा है उसमें।
बताइए, देखिए फटाफट बताइए। अरावली और विंध्य श्रृंखला, अरावली और विंध्य श्रृंखला आपको पता तो होगा कहां पर है, विंध्याचल सीरीज, और इस तरफ क्या है आपका अरावली सीरीज, इधर सतपुड़ा, ठीक है, इधर पंजाब हिमालय, देखिए ये पूरा का पूरा हिमालय सीरीज है, इधर गारो खासी जयंतिया, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सतपुड़ा, हिमालय और अरावली, इन दोनों के बीच का जो पठार है, पठार का जो नाम हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या दिया हुआ है, मालवा, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और आपका प्रायद्वीप का पठार। मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन और आपका प्रायद्वीप का पठार। तो बताइए इंडिया के लोकेशन में यहाँ पर कौन सा पठार पड़ता है, आपका प्रायद्वीपीय पठार इधर है, ठीक, बुंदेलखंड का पठार इधर है, यहाँ पर बघेलखंड का पठार है, और ये जो एरिया है टिपिकल, ये एरिया है आपका मालवा का पठार। वेरी गुड, फटाफट चलते हैं इसके आगे। पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह एक ब्लॉक माउंटेन है, इसका पूर्वी ढाल कम ऊंचा पठार है, इसका उत्तरी भाग बेसाल्ट से ढका हुआ है, ठीक है। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यह एक भ्रंशोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल कम ऊंचा पठार है और इसका उत्तरी भाग बेसाल्ट से ढका हुआ है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। भ्रंशोत पर्वत है, पूर्वी ढाल इस तरफ जो है पूरा का पूरा ढलान है, जहां पर आपका गोदावरी नदी, जहां पर आपका कृष्णा नदी, कावेरी नदी सभी किधर बहती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, इसीलिए उसका ढलान ध्यान करना, सब पश्चिमी घाट से निकली हुई नदियां हैं, लेकिन मिलेंगी कहां पर जाकर, बंगाल की खाड़ी में, इसीलिए ढलान कहाँ है आपका, ईस्टर्न साइड। और इसका उत्तरी भाग बेसाल्ट, बेसाल्ट का मतलब आपका ज्वालामुखी का निकला हुआ लावा जो क्या हो गया है, ठंडा हो गया है, उससे ढका हुआ है, और इसलिए उस एरिया में मिलता है आपको काली मिट्टी। चलो, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया, माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप और आपका सालसेट, चार आपका क्या है इसके अंदर द्वीप दिया हुआ है, माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप और आपका सालसेट। बताइए फटाफट बताइए। इसका आंसर है सालसेट द्वीप समूह। सालसेट द्वीप समूह वो द्वीप है जिसके ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है, हमारा मुंबई, ठीक है। जो हमारा मुंबई शहर है वो जिस आइलैंड पर बसा है उसका नाम है सालसेट, ठीक है। चूंकि ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इस नाम से ज्यादा परिचित नहीं है, बॉम्बे नाम से जानते हैं, तो ध्यान कीजिएगा सालसेट जो है, मुंबई जिस पूरे के पूरे द्वीप पर बसा हुआ है वो है सालसेट, और सबसे ज्यादा आबादी वैसे ही है वहां पर। उड़ीसा तट, उड़ीसा का जो कोस्ट है भारत का सबसे ज्यादा चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, साइक्लोन से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है वो बोला गया है, और महानदी डेल्टा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, निर्वनीकरण का मतलब आपका डिफॉरेस्टेड। बताइए फटाफट, देखिए फटाफट बताइए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास फिर से अब। चलने दो, बताइए बताइए फटाफट बताइए इसको। उड़ीसा जो है सबसे ज्यादा साइक्लोन वहां पर आता है, नो डाउट सही में आता है ये, और महानदी डेल्टा में जो मैंग्रोव है, ठीक है, मैंग्रोव यानी जो समुद्री एरिया में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसको क्या बोला जाता है, मैंग्रोव, ठीक। तो वो क्या हो गया है, पूरा का पूरा हट गया है, निर्वनीकरण का मतलब क्या हुआ, वो जंगल क्या हो गया, धीरे धीरे हटते गए हैं। तो दोनों बात सही है, लेकिन वो क्या है उसका आपका स्टेटमेंट को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। कौन सा कारक किसी क्षेत्र के अपवाह मॉडल को प्रभावित करता है, जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको कौन प्रभावित करता है, नेचर ऑफ रॉक्स, चट्टान कैसे हैं, कठोर हैं कि नरम है, स्थलाकृति का ढाल, उसका जो स्लोप बना हुआ है वो कैसा है, बहने वाले जल की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर, और डी ऑल ऑफ दिस। बताइए फटाफट बताइए इसको, ये तो आसान सा है, ऑल ऑफ द अबव दिख रहे हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती जल निकास की सही परिभाषा क्या हो सकती है, इसको बोल रहे हैं ये दोनों कैसी नदियां हैं, आपका एंटीसीडेंट रिवर्स, बोथ आर एंटीसीडेंट्स रिवर्स। एंटीसीडेंट्स रिवर्स क्या होती है,
एंटीसीडेंट्स रिवर्स वो रिवर्स होती है, अभी जो मैंने आपको बारे में बताया था कि भारत जो है धीरे धीरे भारत का जो भूखंड है वो जाकर कहाँ टकराया, आपका एशिया से। तो एशिया में उससे पहले भी नदियां बह रही थी, ठीक है, एशिया में उससे पहले भी नदियां बह रही थी। और हिमालय ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में इतना ऊंचा हुआ, उसको ऊंचा उतने हाइट तक जाते भी करोड़ों साल लगे हैं। तो जो नदियां हिमालय के वहां पर पहुंचने से पहले भारत के क्षेत्र के एशियन प्लेट से टकराने के पहले से जो नदियां बह रही थी, उन नदियों ने हिमालय को धीरे धीरे क्या किया, काटना चालू कर दिया। ऐसी नदियां जो हिमालय के बनने के पहले से अस्तित्व में थी, द रिवर्स विच इज इन एग्जिस्टेंस बिफोर मेकिंग ऑफ हिमालय, उसको क्या बोला गया है, आपका एंटीसीडेंट्स रिवर्स। उसमें आपका ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है और सतलज भी। जो नदियां हमारे हिमालय के उस पार से आ रही है, हिमालय को काटते हुए आ रही है, वो नदियां कहाँ से अस्तित्व में है, वो पहले से अस्तित्व में है। उनको बोला जाता है एंटीसीडेंट्स रिवर्स या पूर्ववर्ती नदियां। बाकी जो आपको गंगा नदी, यमुना नदी या इधर की जितनी भी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो भी नदियां दिखेंगी, वो नदियां कैसी हैं, आपकी पूर्ववर्ती नदियां नहीं हैं। लेकिन सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियों का ध्यान कीजिएगा, ये हिमालय के बनने से पहले से अस्तित्व में है। बाकी नदियां बाद में अस्तित्व में आई हैं। हिमालय को काट के वो इस पर आ रही। कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? इज इट चंबल, सोन, बेतवा और केन? कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? रुका है ना? सोन नदी, गुड। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है, वो तीनों जाकर यमुना में मिल जाती है और यमुना जाकर फिर किसमें मिलती है? गंगा में। इसीलिए न चंबल को, न बेतवा को, न केन को गंगा की सहायक नदी कहा जा सकता है। हाँ, गंगा अपवाह तंत्र की नदियां हैं, ये मान सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा पानी कहाँ जा रहा है? गंगा ड्रेनेज सिस्टम में। तो सोन नदी जो है वो पटना के पास, दानापुर के पास जाकर सीधे सीधे गंगा में मिलती है। सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है। इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? व्यास, चिनाब, रावी और सतलज। ये आसान है, अभी अभी बताया हूं। व्यास, चिनाब, रावी और सतलज, बताइए फटाफट बताइए। सतलज डी आंसर। ब्रह्मपुत्र की नदी का बहाव क्षेत्र है, बताइए। तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत चीन, बांग्लादेश तिब्बत, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश सिक्किम, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहां कहां बह रही है? क्या पाकिस्तान तरफ हम सोच सकते हैं? उस तरफ तो नहीं गई है। क्या हम इसमें भूटान को मान सकते हैं? भूटान को भी टच नहीं कर रही, नेपाल को भी टच नहीं कर रही है। तो तिब्बत, बांग्लादेश और इंडिया, ठीक है। चाइना में नहीं बहती है, ध्यान कीजिएगा। चूंकि तिब्बत को हम मान रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट नेशन है, हम मान रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट नेशन है, लेकिन आपका वो लोग नहीं मानते कि इंडिपेंडेंट नेशन है। तो हमारे हिसाब से वो तिब्बत से बहते हुए आ रही है, तिब्बत, फिर भारत, फिर आपका बांग्लादेश। तो तिब्बत में उसको बोला गया है सांगपो रिवर, ठीक है। तिब्बत में उसको बोला गया है सांगपो रिवर। जब इंडिया के अंदर वो आपका असम से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से जब वो प्रवेश करती है, तो इसको बोला गया है दिहांग रिवर, ठीक है, दिहांग रिवर बोला गया है। जब इस दिहांग रिवर में आपका लोहित नदी आकर मिलती है, देवांग नदी और लोहित नदी जब आकर मिलती है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। इंडिया के अंदर तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो बांग्लादेश में जाकर इसका नाम क्या हो जाता है? चेंज, फिर उसका नाम हो जाता है जमुना। तो ये ध्यान कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसके बारे में बताइए कि ये आपका किस राज्य में स्थित है। पहले नाम बताइए, कोई तो बताओ, चलो इसका नाम। मैंने नाम नहीं लिखा है किसी खास कारण से। इंडिया का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? आप नदी भी बताइए और उस जलप्रपात का नाम भी बताइए। डिकेश्वरी, आर्या, कृष्णा, जमहीर, बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ।
जो भी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं वो बताइए। हम जो पहले जो किताबों में पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे कर्नाटक में स्थित जोग नदी पर, ठीक है, शरावती नदी पर स्थित आपका जोग जलप्रपात, जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो बोला गया है, उसको बोला गया है कि वो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसको बोला गया था कि वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन एनसीईआरटी की आज की डेट में अगर आप जाओगे तो वहां की किताबों में आपको मिलेगा कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल ये वाराही नदी पर है, ठीक है, कुंचिकल वाटरफॉल ये वाराही नदी पर है, ध्यान कीजिएगा, ठीक है, नदी का नाम भी वाराही नदी, कुंचिकल वाटरफॉल, और कहाँ पर, कर्नाटक में ही। तो आधुनिक ढंग से अगर आप देखोगे, आधुनिक किताबों में देखोगे तो आपको मिलेगा कुंचिकल वाटरफॉल। जोग जो वाटरफॉल है वो आपका चौथे या पांचवें स्थान पर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी आपका दो और वाटरफॉल है बहुत ऊंचे ऊंचे जो अलग अलग स्थानों पर मिले हैं, पर आप जो नाम ध्यान कीजिएगा, कुंचिकल वाटरफॉल, वाराही नदी और आपका कर्नाटक, यहाँ पर आपका सबसे ऊंचा वाटरफॉल है इंडिया का। तो इसीलिए उसको भारत का आपका नियाग्रा वाटरफॉल कहा जा सकता है, एंजल वाटरफॉल कहा जा सकता है। एंजल जो है वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है। और छत्तीसगढ़ में ऐसे ही सबसे ऊंचा जो है वो कौन सा है आपका, तीरथगढ़। भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधी मानसूनी, उष्ण कटिबंधी मानसूनी, सम शीतोष्ण कटिबंधी टेम्परेट जोन, या सम उष्ण कटिबंधी। क्या भारत में शीतोष्ण है? कहीं से नहीं है, जहां हम लोग रह रहे हैं वहां बहुत ही ज्यादा गर्मी है। यहाँ अभी भी गर्मी का सीजन चल ही रहा है। बताओ फटाफट बताओ। तो भारत जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। सन का जो मूवमेंट है कहाँ तक होता है, कर्क रेखा तक होता है। तो भारत का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ पड़ता है, उष्ण कटिबंध में। और साथ में लेकिन हमारी जो स्पेसिफिक पोजीशन है वर्ल्ड के मैप में, तो उसके कारण हमारे यहाँ क्या आता है, मानसून। तो हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय और आपका मानसूनी। भारतीय जलवायु के संदर्भ में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट देखिए इसको। यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, हिंद महासागर से मानसून आता है, हिमालय ठंडी हवाएं रोकता है। बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर बताइए फटाफट। यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, हिंद महासागर से मानसून आता है, हिमालय ठंडी हवाएं रोकता है। डी आंसर नितेश बोल रहे हैं, डी आर्या बोल रही हैं, ओनली वन अवन लाल बंजारे बोल रहे हैं बी। तो देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, की ऑल ऑफ दिस। भारतीय जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। और मानसून हमारे यहाँ कहाँ से आता है, हिंद महासागर से। हिंद महासागर की दो श्रेणी, एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक हवाएं जो बहती है वो उत्तरी गोलार्ध में आकर क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है और भारत से टकराती है। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा, और अरब सागर से आने वाला मानसून कौन सा, अरब सागर की शाखा। दोनों लेकिन कुल मिलाकर कहाँ से आ रही है, हिंद महासागर से। और हिमालय हमारे यहाँ ठंडी हवाएं रोकता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे सेम लोकेशन पे अमेरिका का भी कुछ प्रांत है, और अमेरिका के उन प्रांतों में आपका बर्फ जमता है, ठीक है। जो कर्क रेखा है हमारे पास 23.5 डिग्री, उसी के आसपास अमेरिका का भी कुछ क्षेत्र है, और वहाँ पर ठंडी हवाएं आती है और वहाँ पर बर्फ जम जाता है। तो सोचो हम भी हैं उसी रेंज में, हमारे यहाँ लेकिन ठंडी हवाएं नहीं आ रही। रूस का जो साइबेरिया प्रांत है उस क्षेत्र से बहने वाली ठंडी हवाएं आती है, जो तिब्बत को और चाइना को तो एकदम ज़्यादा ठंडा कर देती है।
लेकिन हम लोगों को हमारा जो हिमालय है वो बचा लेता है उन ठंडी हवाओं से। न सिर्फ उनसे बचा रहा है बल्कि हमको किससे बचा रहा है, चाइना जैसे दुश्मनों से भी हमको बचा ले रहा है। तो हिमालय हमारे लिए इसीलिए बहुत बड़ा एक सेफ्टी वॉल है ना, ऑटोमेटिक आपका नेचुरल वॉल के रूप में काम करता है। गर्म शुष्क मौसम में उपमहाद्वीप में सबसे कम निम्न दाब कहाँ रहता है? लोएस्ट प्रेशर इन सब कॉन्टिनेंट, इज इट कच्छ करण, राजस्थान, पश्चिमोत्तर भारत और मेघालय? भारतीय जलवायु के संदर्भ में ये क्वेश्चन है, देखो इसको फटाफट। भारतीय जलवायु के संदर्भ में असत्य है। अच्छा, निम्न दाब पूछा गया है, बताइए जो लोएस्ट प्रेशर एरिया है, इज इट कच्छ का रण, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और मेघालय? सी आंसर बता रहे हैं राजस्थान, कोई बता रहा है बी, तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लो प्रेशर रहता है, तभी समुद्र से आपका पानी पानी युक्त पवने, आर्द्रता युक्त पवने उठ के कहाँ आती है, इंडिया के अंदर, और वो मानसून के रूप में बरसती है। अभी जो बारिश हो रही है वो। भारतवर्ष में मानसून की स्थिति उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है, कौन कौन सा थ्योरी दिया गया है? थर्मल थ्योरी, डायनामिक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी और ऑल ऑफ दिस? श्वेता ने आंसर दिया है डी, थर्मल थ्योरी, डायनेमिक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी या जेट स्ट्रीम थ्योरी। सब पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, आपने नहीं पढ़ा हुआ है इसको पढ़िएगा। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे जब भी आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा भारत के बारे में पढ़ने में। तो तापीय सिद्धांत बोलेगा तापों में अंतर के कारण, ठीक है। समुद्र के पानी का टेम्परेचर अलग, जमीन का टेम्परेचर अलग। उन टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उन टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण आपका पानी जो है भाप बन के ऊपर उठेगा और आके क्या करेगा, इंडिया क्षेत्र में बरसेगा। वो है आपका तापीय सिद्धांत। गतिक सिद्धांत में बोला जाता है भूमध्य रेखा पर सूर्य जो साल भर चमकता है, वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। वो क्या हो जा रहा है, कर्क रेखा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उसी को क्या बोला गया है, गतिक सिद्धांत। तो दोनों ही सिद्धांत से मानसून की व्याख्या की गई है, लेकिन इस सिद्धांत से आपका ये व्याख्या नहीं की जा सकी कि भारत में ये सिद्धांत बोलता है जब आपका पश्चिमोत्तर भारत में टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच होता है तब जाकर वहां पर मानसून आता है। अगर आप देखोगे तो अप्रैल के महीने में भी है, मई में भी है और आपका जून में भी है वो टेम्परेचर। तो मानसून अप्रैल में क्यों नहीं आता है? टेम्परेचर थ्योरी ने ये तो बोला कि जब उधर का टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाएगा तो समुद्र से हवाएं उठेंगी, पानी लेंगी हिंद महासागर से और लाके क्या करेंगी, बरसा देंगी। तो अप्रैल में क्यों नहीं बरसा रही, ऐसा भेदभाव क्यों? जो जून में बरसा रही है पानी वो अप्रैल में क्यों नहीं बरसा रही? तब फिर क्या आया आपका जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम थ्योरी ने वहां की जो कमी थी उसको पूरा किया। तो तीनों थ्योरी क्या है, आपका मानसून से रिलेटेड है ना, तीनों थ्योरी आपका मानसून से रिलेटेड है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश एवं विदर्भ। बताओ फटाफट बताओ, चलो। ए पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय। देखो वर्षा जो है, वर्षा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होती है पर्वतीय वर्षा और एक होती है चक्रवाती वर्षा। तो जो आपका जो पहले प्रकार की वर्षा है संवहनी या कन्वेंशनल, समुद्र है, सन की रेस पड़ी, पानी गर्म हुआ, ऊपर गया, ठंडा हुआ, गिर गया, ये हो गया आपका संवहनी वर्षा। सेकंड जो होता है आपका पर्वतीय वर्षा, आपका आर्द्रता युक्त पवने, वेट, जो आपका जो एयर है, मॉइस्चर युक्त जो एयर है वो क्या करेगा, ऊपर उठेगा, ऐसे जाएगा किसी पहाड़ से टकराएगा और ठंडा होगा और फिर क्या हो जाएगा, पानी के रूप में गिर जाएगा, उसको बोला जाता है पर्वतीय वर्षा। और थर्ड जो होता है चक्रवाती वर्षा, ठंडी पवने और गर्म पवनों के मिलने से वहां पर होता है साइक्लोन आता है। तो भारत के संदर्भ में जो है आपका जो वर्षा होती है, मानसूनी पवने कहाँ से उठेंगी, समुद्र से, हिंद महासागर से आएंगी और फिर आपका बंगाल की खाड़ी तरफ अलग जाएंगी और अरब सागर तरफ अलग जाएंगी। जब अरब सागर तरफ ये मानसूनी पवने जाएंगी, अरब सागर की तरफ जब ये मानसूनी पवने जाएंगी,
यहां से उठता है आपका मानसूनी पवने, ये यहां जाकर ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ेंगी, और ये यहां पर क्या जाएंगी, ऐसे जाएंगी। और यहां पर है हमारे पास क्या, आपका पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट से टकरा के क्या करेंगे, ये बारिश। तो पश्चिमी घाट, और यहाँ पर जब ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, ये यहाँ पर जाएंगी। यहाँ पर है आपका मेघालय, इस वाले एरिया में खास तौर पर सिर्फ मेघालय की बात मैं करूंगा तो, और ये जाएंगी पार होके, और इधर हिमालय के साथ साथ पूरा क्या है आपका पहाड़। तो हिमालय के निचला एरिया, पश्चिमी घाट वाला एरिया, और मेघालय का कौन सा एरिया, आपका चेरापूंजी वाला एरिया, जो तीन साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तीन साइड से पहाड़ों से घिरे होने के कारण मानसूनी पवनें उसमें प्रवेश करती हैं, लेकिन ये क्या होती है, ऐसे जाकर फिर ये किसी भी तरफ नहीं जा पाती, और क्या होती है, पूरा का पूरा बारिश कर देती है। तो राइट आंसर इज मेघालय, हिमालय रीजन एंड आपका पश्चिमी घाट। ये तीनों रीजन में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, अप्रॉक्स 200 सेंटीमीटर प्लस। इसका ध्यान दीजिएगा। मरुभूमि किस अवस्था में मरुद्भिद है ना, मरुद्भिद, डेजर्ट थ्रीव जो है, मरुद्भिद जो आपका रेतीले क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पतियां हैं, उनके लिए जो कंडीशन है। आवाज कम आ रही है, आवाज को बढ़ाओ तो बढ़ जाएगा आवाज। वीडियो कैप्चर डिवाइस, पूछ लो इसको चीज को पूछ लो। शीत और आर्द्र, कोल्ड एंड ह्यूमिड, उष्ण एवं आर्द्र, शीत एवं शुष्क, उष्ण एवं शुष्क। मैं इंडियन ज्योग्राफी का सारे एरिया का 2-2 3-3 क्वेश्चन लेके पूरा 50 क्वेश्चन मैंने किया है इसमें, ठीक है। मरुभूमि, तो आज समय दे दो इसके लिए। मरुभूमि किस अवस्था में पनपते हैं, मरुद्भिद, मतलब आपका रेतीले क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां। तो उसके लिए चाहिए आपका हॉट भी वेदर चाहिए, और आपका शुष्क भी चाहिए, ड्राई मतलब पानी ना गिरे और गर्म रहे, ठीक है। ड्राई और कोल्ड वातावरण में वो नहीं पनप सकते, उस एरिया में हो जाएगा आपका काई। जहां पर पानी होगा वहां पर तो फसल हो जाएगी, तो वहां पर आपका रेतीली वनस्पतियां नहीं पनप सकती। उनके लिए चाहिए गर्म वातावरण, और कैसा हो, वहां पर पानी ना गिरे, ठीक है, वहां पर पानी ना गिरे। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड, मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर का पठार। जहां ज्यादा पानी होगा, साल भर पानी उपलब्ध रहेगा, अच्छा खासा बारिश होगा, वहीं पर आपका सदाबहार वन पाए जाएंगे। वनों को चाहिए पानी, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था पानी सबसे ज्यादा कहां पर गिर रहा है, आपका पश्चिमी घाट, और आपका मेघालय, और आपका हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर है आपका सी, जो है आपका पश्चिमी घाट, सदाबहार वन। वन नवीनीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल सोर्सेज है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, ये पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फटाफट बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए फटाफट। वन नवीकरणीय संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे इंप्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी। तो दोनों तो सही तो दिख रहा है आपको, लेकिन क्या उसकी वो व्याख्या कर रहा है, वो बताइए। वन नवीकरणीय संसाधन है, लगाया जा सकता है, बार बार बढ़ाया जा सकता है उसको, वे पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, ये भी सही है, लेकिन क्या वो व्याख्या कर रहे हैं। दोनों देखिए स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह ट्रू है, लेकिन दोनों को आप प्रॉपर एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। वेरी गुड अवन, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बी इसका सही आंसर है, दोनों सही है, पर आर ए का स्पष्टीकरण नहीं। एक चीज ध्यान कीजिएगा, आप एग्जाम में कई बार इस ऑप्शन को उठा के यहाँ ले आता है या यहाँ ले आता है, इन दोनों ऑप्शन को ऊपर ले जाता है, और हम हमारे मन में क्या है, ए में ये लिखा हुआ, बी में ये लिखा हुआ, सी में ये लिखा हुआ, डी में ये लिखा हुआ। तो कई बार ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, काजीरंगा, गिर, बैनरघट्टा और कॉर्बेट। चलिए मैच कीजिए, काजीरंगा में कौन सा जंतु पाया जाएगा, तो क्या आएगा आंसर आपका, गेंडा। गिर कौन से जानवर के लिए फेमस है, तो ये है आपका सिंह, लॉयन। बैनरघट्टा किसके लिए फेमस है, तितली, ठीक है, भारत का जो तितली पार्क है, ठीक है, तितली के लिए नेशनल पार्क जो बनाया गया है वो कहाँ पर है, आपका बैनरघट्टा। और कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या पाया जाएगा, आपका हाथी, ये पाया जाएगा। तो ध्यान कीजिएगा इसका,
कि ये आपका राइट आंसर इसका क्या रहेगा, आपका 4, 3, 2 और 1 किसमें है, आपका बी में। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी है। विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। बताओ फटाफट इसका आंसर, फटाफट बताओ इसका आंसर। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? आपका नितेश वेरी गुड, A1 वेरी गुड। कृष्णा, लाल मिट्टी नहीं, उसका आंसर है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। नदियां अपने साथ जो कंकड़ पत्थर चट्टान बहा के लाती है उसको धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देती है? मिट्टी के रूप में कन्वर्ट कर देती है नदी में बहते बहते, और वो क्या होते हैं अपने नदी के अगल बगल क्या होते जाते हैं? जमते जाते हैं। तो भारत में जो सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं हमारे यहाँ, लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर जो सबसे जो मिट्टी पाई गई है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और बहुत अच्छे इसमें फसल होगा, क्योंकि नदियां ने अगर बहा कर लाया है तो उसमें खनिज होगा। नवीन जलोढ़ मृदा को और क्या कहा जाता है? जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको खादर, बांगर, कल्लर और आपका रेगूर। 4 वर्ड है यहाँ पर, खादर, बांगर, कल्लर और आपका रेगूर। बताओ फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर? इज इट खादर और बांगर? तो जो आपका हिमालय क्षेत्र से जो नदियां जो मिट्टी जो बहा के लाती है और फिर मिट्टी को जो जमाती है बाढ़ के दौरान, बाढ़ के दौरान मिट्टी को जो जमा देती है, तो एक नाम है उसका बांगर और एक नाम है उसका खादर। तो जो पुरानी जो जम गया है, पुराना जो मिट्टी जो जम गया उसको बोला गया है बांगर, और जो बिल्कुल नया जो जम रहा है जहाँ नदी का पानी अभी भी पहुंच रहा है उसको क्या बोला गया है? खादर। ये दोनों चीज ध्यान कीजिएगा, बहुत पूछता है। हिमालय एरिया और इस मिट्टी का एरिया खासतौर पर वहीं से, यहाँ से लगातार क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी मृदा प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? कौन सी मिट्टी है जो प्रायद्वीपीय एरिया में, ठीक है, आपका सब कॉन्टिनेंट जो एरिया है वहां के मैक्सिमम एरिया पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? इज इट ब्लैक सॉइल, लेटराइट, लाल मृदा और आपका जलोढ़ मृदा? इसका आंसर बताइए फटाफट। बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस इसलिए मैंने ऐसे लिया है कि इसमें एक्सप्लेनेशन करते बनेगा बहुत अच्छे से। अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो ये पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी इतने क्वेश्चंस में रिवाइज हो जाएगा, सारे एरिया के क्वेश्चन है इसमें। इसका आंसर है आपका ए, काली मृदा। ठीक है, काली मृदा जो है आपका, जो मैं आपको जो मैं बता रहा था, हिमालय बना, फिर आपका मैदान बना इधर का, प्रायद्वीप सबसे पुराना है, फिर हिमालय, फिर गंगा जमुना का मैदान, और फिर आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जब बना है तो उसी समय जो ज्वालामुखी जो विस्फोट हुए हैं उसके कारण जो वो बेसाल्ट जो जमा हुआ धीरे धीरे, वो क्या बन गया? आपका काली मिट्टी के रूप में तब्दील हो गया। और चूंकि अलग अलग समय पर हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ 500-700 साल बंद, तब तक क्या हुआ? फिर उसमें जीवन की उत्पत्ति हो गई, पेड़ पौधे लग गए। फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, फिर वो पूरा का पूरा जल गया, और फिर आपका नए सिरे से क्या हुआ वहां पर? फिर ठंडा होने के बाद फिर नए पेड़ पौधे लग गए, एक लेयर वो जमा, फिर एक लेयर जमा, फिर अगला ज्वालामुखी, फिर अगला ज्वालामुखी, इसीलिए उसको बोला गया डक्कन ट्रैप। ठीक है, ध्यान करना, ट्रैप क्यों बोला गया तो उसका कारण है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हैं, कारणों को समझते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा वो, फिर आपको बहुत सरल पढ़ने वाला है ये। सुमिलित कीजिए, चलिए। मालवा पठार में कौन सी मिट्टी, धारवाड़ में कौन सी मिट्टी, पंजाब मैदान में और पश्चिमी घाट में? तो मालवा पठार दिख रहा है सबसे फेमस मिट्टी, क्या दिखेगा आपको? मिलाओ, चलो मिलाओ, इसको नहीं बताता मैं, इसको नहीं बता रहा हूं मैं, फटाफट बताओ। 35 तक पहुंच गए हम लोग। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। मालवा एरिया कपास के लिए फेमस, रेगूर मिट्टी होने के कारण। तो एक के साथ 4। धारवाड़ बताओ। पंजाब मैदान बताओ। पंजाब का मैदान है मतलब किससे बना हुआ है? नदियों से, नदियों से बना है, तो वहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? आपका एलुवियल सॉइल। और धारवाड़ जो है वहां पर लाल मिट्टी। तो आंसर है 4,
3, 1 और आपका 2, 4, 3, 1 और 2। ये ऑप्शन जो है यही आपका सही आंसर है। मिश्रित कृषि, मिक्स फार्मिंग में क्या क्या चीजें होती है? रबी के साथ खरीफ लगाते हैं, कि कई तरह की फसलों के साथ पशुपालन करते हैं, कि फल और सब्जी लगा लेते हैं? मतलब धान भी लगा लिए और टमाटर भी लगा लिए, पताल भी लगा लिए, आया था ना क्वेश्चन में भी दिया ही में। तो फसल प्लस पशुपालन, फार्मिंग प्लस आपका एनिमल हस्बेंड्री इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग इन इंडिया। 100 सेंटीमीटर वर्षा और 25 सेंटीमीटर तापमान किस फसल के लिए आदर्श है? 100 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए और 25 डिग्री टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है ना, हाईएस्ट और मिनिमम में बोला गया है एवरेज टेम्परेचर। इज इट इज आइडियली फॉर राइस, व्हीट, टोबैको और टी। 100 सेंटीमीटर की बारिश, 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश वो है आपका, अगर उसी एरिया में 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश हुई और टेम्परेचर अगर लो रहा तो वहां पर लगेगा गेहूं। 100 सेंटीमीटर की बारिश हुई, खेतों में पानी भरा हुआ रहे, टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रहे 25 डिग्री, तो वहां पर लगेगा चावल। 100 सेंटीमीटर की बारिश हुई, 25 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर है और पानी फसलों में ना जमे, जड़ों में ना जमे, ढलान पे रहे, चाय के लिए भी आइडियल कंडीशन है। धान के लिए जो कंडीशन है वही कंडीशन चाय के लिए है, लेकिन चाय की फसल में पानी नहीं जमना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका ए, चावल। बीटी बीज, बीटी बीज का मतलब बैक्टीरिया थुएनजेसिस, ये वर्ड ध्यान करना, बैक्टीरियल थुएनजेसिस, बीटी, बीटी, ठीक है। एक फसल ऐसी जिसके बीजों को क्या करते हैं हम लोग, मॉडिफाइड कर देते हैं। क्योंकि हमारी जो फसलें होती है उसको आपका आग से, बाढ़ से, सूखा से नुकसान होता है। इसके अलावा एक और चीज से नुकसान होता है, वो है आपका टिड्डी, कीड़े मकोड़े। इसीलिए फसल को ऐसा मॉडिफाई कर दो कि कीड़े मकोड़े उसके ऊपर आक्रमण ना कर सके, इंसेक्ट उसके ऊपर आक्रमण ना कर सके। तो इसीलिए जो बीज है, उसके जो बीज है, ठीक, आपका जो फसल है उसका जो बीज है, उस बीज को मॉडिफाई कर दो। तो उसमें क्या डाला जाता है, बैक्टीरिया डाल के मॉडिफाई किया जाता है। तो भारत में अभी तक सिर्फ एक फसल को कमर्शियल प्रोडक्शन की अनुमति मिली है, वो है कॉटन। उसका पूरा नाम हो गया है फिर बीटी कॉटन, बैक्टीरिया थुएनजेसिस कॉटन। उन फसलों पर आपका कीड़े मकोड़ों के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा माना गया था अमेरिका के कंडीशन में। लेकिन इंडिया के कीड़े मकोड़े जो हैं वो थोड़े तेज निकले और अब उन बीटी कॉटन की फसलों पर भी क्या कर रहे हैं, वो आक्रमण कर रहे हैं। अभी और किसी फसल को अनुमति नहीं मिली है। ध्यान दीजिएगा, आपका वेस्टर्न जो एरिया है, मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ये वाले सब एरिया में आपका बीटी से संबंधित फसलें भी है, खाद्य फसलें, खाने वाली फसलें। लेकिन वो हैं गोरे लोग, कुछ भी पचा लेते हैं। और हम लोग ऐसा कोई भी बीज से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो रहेगा तो हम पचा पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। इसका साइंटिफिक जो आपका अध्ययन होना चाहिए इंडिया में, अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए कॉटन, कॉटन को चूंकि हम खाते नहीं हैं, पहनते हैं, तो कॉटन के लिए परमिट हो गया, लेकिन बाकी किसी भी खाने पीने की फसलों के लिए वो परमिट नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आइए, सही युग्म कौन सा नहीं है, कौन सा प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है? बहुत सरल सा क्वेश्चन है। हाँ, ब्रिंजल की डिमांड चल रही है पर अभी पूरा नहीं हुआ है ना, संसद में भी पारित नहीं हुआ है। देशी कीड़े हैं, यस। इज इट सी? काली क्रांति, काली क्रांति जो है आपका रिलेशन है उसका आपका ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सरल सा क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई योजना, खाद्यान्न भंडारण, दुग्ध उत्पादन और वितरण। ऑपरेशन फ्लड आपका, या आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन जो बोला गया है वो है आपका दुग्ध उत्पादन और आपका वितरण से। ध्यान दीजिएगा, डी, खाद्यान्न भंडारण नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है डी, ठीक है, जो क्या है आपका मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। 239 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। इस प्रोडक्शन के साथ भारत जो है दुनिया में नंबर 1 है।
भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सहकारिता कार्यक्रम चालू किया गया था जिसका नाम है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। लोगों से दूध इकट्ठा किया गया, सहकारी समितियां बनाई गई और उसके बाद फिर उसको बेचा गया। तो भारत धीरे धीरे क्या हो गया, वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है मिल्क प्रोडक्शन में। भारत के किस क्षेत्र में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट मिनरल डिपोजिशन फाउंड? पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और दक्षिण पूर्व। यस, 471 ग्राम पर लीटर पर पर्सन अवेलेबिलिटी। वेरी गुड कृष्णा, याद है आपको। पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और आपका दक्षिण पूर्व। तो जो खनिज भंडार मिलेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपका जो आग्नेय चट्टाने हैं वो कहाँ चली गई हैं? नीचे। उनके डिपोजिशन से क्या बना? धारवाड़ चट्टाने। तो जहां धारवाड़ चट्टानों का डिपोजिशन मिलेगा वहां के मिनरल्स आप निकाल सकते हो। ऐसे तो सभी जगह आग्नेय चट्टाने होंगी, लेकिन जमीन के बहुत नीचे हैं, तो सब जगह से तो हम लोग उसका उत्खनन नहीं कर सकते, उसको माइनिंग नहीं कर सकते, वो इकोनॉमिकली नहीं पड़ेगा। धारवाड़ चट्टाने लेकिन जहां जहां पर रहेगी, धारवाड़ रॉक्स या उनका ग्रुप्स, तो वहां पर आपका खनिज निकाला जा सकता है। तो जहां पर आर्कियन और थोड़ा ऊपर है वहां पर भी निकाला जा सकता है, वो भी ध्यान कीजिएगा। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो वाला एरिया, यानी आपका झारखंड का एरिया, बिहार का एकदम दक्षिणतम बिंदु से स्टार्ट, पूरा झारखंड, पूरा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आपका मध्य प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश, थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा महाराष्ट्र, ये एरिया है खनिज संपन्न। इतना एरिया, इसको क्या बोला जाएगा? दक्षिण पूर्व। थोड़ा बहुत कर्नाटक में, थोड़ा बहुत आपका अरावली रेंज में, इतने एरिया में है आपका खनिज, इंपॉर्टेंट खनिज। भारत में लौह अयस्क के किस प्रकार के भंडार सबसे अधिक है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडरेराइट और लिमोनाइट। बताओ फटाफट बताओ इसका आंसर। सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क पाया जाएगा वो है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट टाइप का आयरन सबसे ज्यादा है। भारत में एनर्जी का मेन सोर्स सबसे ज्यादा मुख्य जो है कौन सा है? परमाणु, थर्मल, जल विद्युत और सौर। परमाणु से आज की डेट में 8080 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है परमाणु ऊर्जा से। उसकी तुलना में कई गुना है आपका थर्मल। थर्मल का मतलब आपका कोयला भी, गैस भी और डीजल भी, सारा कुछ इंक्लूड करके, सारा कुछ इंक्लूड करके क्या है आपका? थर्मल, ताप विद्युत। ठीक है, ताप विद्युत इसका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु ऊर्जा नहीं है और ना ही आपका जल विद्युत है। ताप विद्युत छत्तीसगढ़ में भी और आपका नेशनल लेवल पर भी सबसे ज्यादा जो बिजली का उत्पादन होता है कहाँ से? आपका थर्मल से। भारी जल संयंत्र, भारी जल संयंत्र, हैवी वाटर प्लांट, ठीक है, भारत में कहां पर नहीं है पूछा है। ठीक है, भारी जल आपका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं वहां जो न्यूक्लियर फिजन का जो आपका जो एक्टिविटी होता है जिससे एनर्जी निकलता है, तो वहां पर जो और जो एडिशनल न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उसको एब्जॉर्व करने के लिए मंदक का काम करता है। कौन? भारी जल। इस भारी जल के लिए संयंत्र लगाए गए हैं इंडिया में अलग अलग जगह पर। वो जगह है बड़ौदा में, हजीरा में, थाल में, तूतीकोरिन में, ठीक है, तलचेर में, ठीक है, इन सभी जगह पर क्या है? भारी जल के संयंत्र है। कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन वहां पर हैवी वाटर प्लांट नहीं है। किन राज्यों में यात्री रेल डिब्बे अधिक बनाए जाते हैं? यात्री रेल डिब्बे, पैसेंजर के जो डिब्बे होते हैं, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं जिसमें हम लोग बैठते हैं, चुक 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 करके रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है, और हम लोग बैठ के वहाँ पर मूंगफली खाते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, उस रेल यात्रा को याद रखते हैं, उसके ऊपर निबंध लिखते हैं। तो वो डब्बे कहाँ बनते हैं? द राइट आंसर इज कपूरथला एंड पेरम्बूर। नाउ यू हैव टू चूज द स्टेट्स। फर्स्ट वन कपूरथला, second one is Perambur. So select the states. The right answer is पंजाब एंड तमिलनाडु। कपूरथला पंजाब में और पेरम्बूर कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में। तो वहाँ पर आपका यात्री रेल डिब्बे। इसके अलावा आपका इंजन का अलग अलग जगह बनता है, डीजल इंजन अलग जगह, इलेक्ट्रिक इंजन चितरंजन में, डीजल इंजन आपका बनारस में, वाराणसी, ठीक है, वहाँ पर बनते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, उरांव, भील, टोडा और गोंड, बताओ। ये है एक काम का क्वेश्चन। उरांव, भील, टोडा और गोंड।
इसका सही आंसर है बी डी। इज इट भील और इट इज गोंड और इट इज उरांव और इट इज टोडा? तो सही आंसर है इसका डी। गोंड जनजाति भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। हाँ ध्यान कीजिएगा, क्योंकि उनकी उप आबादी के साथ मिलाकर वो संख्या में ज्यादा है। वेरी गुड कृष्णा। सही जोड़ी कौन सी नहीं है? कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? सब्जी अनुसंधान, उपोष्ण शोध संस्थान, गन्ना अनुसंधान और दलहन अनुसंधान। तो सब्जी अनुसंधान कहाँ है आपका? बनारस, सही है ये। गन्ना अनुसंधान लखनऊ, दलहन अनुसंधान कानपुर। उपोष्ण टेम्परेचर बोल रहे देखे है ना, टेम्परेचर को चेक करना है। और श्रीनगर में तो मौसम कैसा मिलेगा आपका? ठंडा मिलेगा। तो ये यहाँ पर तो नहीं हो सकता। कई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम हो तो देख के आप बना सकते हो। कई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम है तो एक एक चीज अगर सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। तो कहाँ बोल रहा है ये? गरम गरम मौसम से संबंधित जो आपका फसल जो है, जैसे आम है, ठीक है, जो फल जो है, फलों से संबंधित जो आपका रिसर्च सेंटर है, ठीक है, उसी को बोला गया है टेम्परेट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो कहाँ पर है आपका? लखनऊ में है उसका सेंटर, ध्यान कीजिएगा, लखनऊ है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? विच नेशनल हाईवे इन इंडिया इज द लॉन्गेस्ट? NH1, NH26, NH44 और आपका NH5। बताओ इसको फटाफट बताओ। क्या छत्तीसगढ़ से वो नेशनल हाईवे गुजरता है? बताओ। ये जो नेशनल हाईवे है उसका नंबर क्या है आपका? बताओ, बता तो लोगे इसको, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? 44। याद रखेंगे ये भारत के 11 राज्यों से गुजरता है। 7 अलग अलग नेशनल हाईवे थे, सबको मर्ज करके एक ही के अधीन ले आया गया है और उसका नंबर दे दिया गया है नेशनल हाईवे नंबर 44। ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये है 3745 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है भारत की जो उत्तर दक्षिण जो लंबाई है 3214, उससे भी 500 किलोमीटर अधिक है। ये लाइन ध्यान कीजिएगा, भारत की जो उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है 3214, उससे भी ये 500 किलोमीटर अधिक है 3745। क्योंकि रोड जो है कैसे रहेगा? ऐसे थोड़ा जिगजैग रहेगा। ठीक है, तो ये तो NH44 जो रहेगा आपका सबसे लंबा नेशनल हाईवे। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? चलो वो भी बता दो। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे तो पढ़ लिए, सबसे छोटा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे नंबर 348, ध्यान करना, नेशनल हाईवे नंबर 548। ठीक है, 348 नहीं, 548। 548 नंबर का जो नेशनल हाईवे है नवी मुंबई को नेशनल हाईवे नंबर आपका 348 से जोड़ता है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में ना 30 से 130 भी निकल गया, ठीक है, आपका 30 से 130 निकल गया, 130 A B C D सब निकल गया, तो वैसे ही आपका 348 वाला जो है उसी से कनेक्टेड हाईवे है 548। नवी मुंबई यानी आपका जो वहाँ पर बिजनेस वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ से आपका किसको जोड़ रहा है? 348 को जोड़ रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 548, लंबाई मात्र 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के एरिया को नेशनल हाईवे बना दिया है। हाँ, इतना तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, कुशालपुर तक जाएंगे तो हो जाएगा, है ना। उतने में नेशनल हाईवे बन गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा नेशनल हाईवे 30, जानते हो लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ में उसकी? और कहाँ से निकलता है? जबलपुर से कवर्धा, कवर्धा से फिर बेमेतरा से शिमला, फिर वहां से रायपुर, रायपुर से धमतरी, फिर वो पूरा याद होगा। चलो ठीक है। हाँ, नवी मुंबई 548 है ना, 5 किलोमीटर मात्र लंबाई है इसकी। नवी मुंबई को आपका नेशनल हाईवे नंबर 348 से जोड़ता है। चलो NH30, NH30 कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, वो पूछ रहा हूँ मैं। उत्तराखंड के सितारगंज से आपका आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम। ठीक है, ध्यान करना, बहुत लंबा नेशनल हाईवे है ये, 1795 किलोमीटर की लंबाई का है लगभग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका कितना है? 636 किलोमीटर, बस इतना, 636 किलोमीटर लंबाई के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 48। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र, वेयर कैन वी फाउंड टोडा ट्राइब्स? ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जौनसार, गारो, नीलगिरी और जयंतिया पहाड़िया। तो टोडा जनजाति पाई जाती है आपका
देश के दक्षिणी क्षेत्र में, और वो क्षेत्र है आपका तमिलनाडु केरल। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला पर जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है आपका टोडा, और उसके अलावा इरूला भी है उधर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जेंडर रेशियो कौन सा स्टेट है? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। इज इट यूपी, बिहार, वेस्टर्न बंगाल और केरल? बताइए सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? केरल। सबसे ज्यादा लिंगानुपात 2011 के अनुसार कहाँ मिलेगा आपको? केरल में। ठीक है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, और फिर कहाँ आपको? छत्तीसगढ़ में। और बीच में क्या है आपका? एक पौंडीचेरी भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज क्लासेस शायद थोड़ा बफरिंग हुई है, कुछ नेट का कुछ इश्यू आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास के पहले ये सुधर जाए। ठीक है, पर आप इसको रिकॉर्डिंग मोड में भी देखना चाहें तो जरूर देखिएगा, इसमें सारा इंडियन ज्योग्राफी कवर करने की कोशिश की गई है, सारा सेक्शन। ठीक, अभी शाम को 5 बजे पटेल सर की क्लास जो चल रही है सुबह के टारगेट बैच में, वो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आपकी। ठीक है, सभी लोग आप उसको यूट्यूब के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू अटेंड कर सकते हो। सर जो छत्तीसगढ़ का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं वो, और टारगेट बैच की सुबह की जो क्लासेस है वो एक्चुअल में सुबह 7:30 से चल रही है। सिर्फ पटेल सर की क्लास कहाँ चल रही है? शाम को। उसके अलावा हमारे पास आबकारी निरीक्षक का ये जो है आप लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये, ठीक है, ये आप लोग के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, कि आपको पेपर के पहले मैक्सिमम एरिया आपको हम बता सकें। क्लियर? तो चलो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, एक सप्ताह बाद मिलेंगे हम लोग। अभी के लिए सभी को गुड बाय, अलविदा। आप सभी अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और जीवन में सफल होइए। थैंक यू एवरीवन।